वो स्टैक्योमेट्री का टॉपिक है। और अच्छा, स्टैक्योमेट्री का जो टॉपिक है इसके बारे में नया टॉपिक है ये आप लोगों के लिए। अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं होगा, इसलिए आपसे फिलहाल तो मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। जी बेटा, आवाज आ रही है सबको? जी जी सर। सर। जी सर, आ रही है। ओके। दी क्वांटिटेटिव measurement of reactant or products with the help of balanced balanced chemical equation is called stoichiometry। अच्छा जी, स्टोइकियोमेट्री क्या चीज है कि इक्वेशन जब हम लिखते हैं ना बेटा, कोई भी केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो वो इक्वेशन कोई ऐसे ही बस बताने के लिए नहीं लिखी जाती। इक्वेशन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं और बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके। तो जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस इक्वेशन की मदद से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट में कार्बन है, एक्स अमाउंट में ऑक्सीजन है, तो मेरे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक तो ये कैलकुलेशन हो सकती है। एक कैलकुलेशन क्या हो सकती है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट यानी वाई अमाउंट का मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो आप ये बता दें कि उसके लिए कार्बन कितना चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए। मतलब इस तरह की बेहतरीन सी कैलकुलेशन यानी कि हम कर सकते हैं स्टैक्योमेट्री से। खवातीन इसको ऐसे समझ सकती हैं कि जब आप लोग, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा घरों में जब वालदाएं खाना बनाती हैं, तो खाना बनाने के लिए अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे 8 अफराद के लिए खाना बनाना है, तो उनके पास एक जहन, उनका माइंड पहले से तैयार होता है कि यार 8 अफराद के लिए खाना बनाना है, बिरयानी बनानी है 8 अफराद के लिए, तो इतना गोश्त चाहिए, इतना चावल चाहिए, इतना जो है वो मसालेजात चाहिए, सारी चीज़ें उनके पास कैलकुलेटेड होती है। उनको पता होता है कि उनको किस चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है, तो इंग्रेडिएंट्स उनको पता होते हैं अफराद से। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं आपको उन वालदाओं को इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि यार मेरे पास इतना इतना इंग्रेडिएंट है, बताओ कितने अफराद के लिए बिरयानी बन जाएगी, तो वो भी बता देती हैं यार इतने इतने इंग्रेडिएंट में ना मेरे ख्याल से 6-8 अफराद खाना खा लेंगे। तो वो एक अंदाजा वो भी बता देते हैं। वो तो फिर भी अंदाजा होता है, यहाँ तो एग्जैक्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन हो जाती है बेटा बाय मीन्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और इस पूरे अमल को, इस पूरे काम को कहते हैं स्टेक्योमेट्री। ठीक है? अच्छा, स्टेक्योमेट्री में कुछ अजम्पशंस हैं और वो अजम्पशंस हमें साथ लेकर चलनी पड़ती है। अजम्पशन क्या है? पहली अजम्पशन है देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ मास। कोई भी मास का लॉस और गेन नहीं होता। मतलब जैसे मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला, मिसाल के तौर पे मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो मेरे पास एग्जैक्टली 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये अजम्पशन है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में ये जो प्रोडक्ट होती है
ये प्रोडक्ट बनती है 43.8 ग्राम्स, 43.7 ग्राम्स, 43.6 ग्राम्स। ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ये हमारे पास एक्चुअल प्रैक्टिस है और ये हमारे पास थ्योरेटिकल मास है। क्लियर है बेटा? जी सर। सर ये दोबारा जी समझाइएगा सर। जरा। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि पहली अजम्पशन हमारे पास ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर हम बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो 44 ग्राम, इन दोनों को प्लस करोगे आंसर 44 ही आएगा। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये हमारे पास अजम्पशन है कि 44 ग्राम ही आएगा, इससे ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा। लेकिन असलियत में ये जो मास होता है ये 43.8 ग्राम आ रहा है, 43.7 ग्राम आ रहा है, 43.6 ग्राम आ रहा है, यानी कि कम आता है। एग्जैक्टली 44 नहीं आता। लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली 44 आए। समझ गए? जी सर। जी सर। दूसरी अजम्पशन क्या कहती है? देयर इज नो साइड प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये तो हम आपको एक जमाने से पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बने ये नहीं होता, इसके साथ इसकी छोटी बहन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। लेकिन हम कंसीडर नहीं करते इस कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए बाय प्रोडक्ट, जिसे हम बाय प्रोडक्ट मानते हैं। ठीक है? जी सर। जी सर। जी सर। ये हमारे पास 3 अजम्पशंस हो गई। अब स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन जो है, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन हमारे पास 3 तरह की होती है। बेटा किसी का माइक खुला हुआ है। स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन हमारे पास 3 तरह की होती है बेटा। एक होता है मास मास रिलेशनशिप, एक होता है हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, और एक होता है हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये 3 तरह के हमारे पास टाइप्स होते सर हैं। ये स्टैक्योमेट्री में बाय नहीं आएगा? ओ हाँ, सॉरी बेटा, वो मैंने गलती से लगा दिया, दिमाग चल गया शायद थोड़ा। स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन जो है हमारे पास वो 3 तरह की होती है, मास मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको इन तीनों टाइप का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं मैंने, मतलब आपको असाइनमेंट ऑलरेडी ग्रुप पे अपलोड किया हुआ है, उसी के सवालों को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आपको एक एक सवाल करवा दूंगा स्टैक्योमेट्रिक रिलेशनशिप का। अब वो आप लोगों ने समझना है और देखना है कि किस तरीके से होगा। एज यू ऑल नो कि आप लोग बहुत पीछे हैं, कि आप लोग माशाल्लाह से सेक्शन बी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग को हमें थोड़ा सा तेज लेके चलना पड़ेगा ताकि आपकी तैयारी करवाई जा सके। सबसे पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहला है मास मास रिलेशनशिप। पहला सवाल हमारे पास मास मास रिलेशनशिप का है। अच्छा, मास मास रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो भी सवाल होगा
उसमें क्वेश्चन में आपको मास गिवन होगा। मास का यूनिट याद रखिएगा, मास का यूनिट ग्राम्स होता है, ठीक है। जो भी सवाल होगा उसमें मास गिवन होगा और आपको कैलकुलेशन भी मास की करनी होगी, यानी कि सवाल भी मास में गिवन होगा और जवाब भी आपको मास में ही देना है। इसके लिए सवाल नोट। जी बेटा, तो थैंक यू। अब ये जो इक्वेशन है आप देख लो, ये सवाल क्या है कि भाई सवाल में मास दिया हुआ होगा, कैलकुलेट दी मास ऑफ, मालूम क्या करने कह रहे हैं, मास मालूम करने कह रहे हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम 150 ग्राम, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ भी मास ही है। मास दिया हुआ होगा, मास ही मालूम करने कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, अब सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। सवाल में दो चीजें होती हैं, एक आपकी गिवन कंडीशन होती है और एक आपकी रिक्वायर कंडीशन होती है, हमेशा याद रखिए। और ये गिवन कंडीशन आपको इक्वेशन से मिलती है। इक्वेशन का इसमें बैलेंस होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि गिवन कंडीशन आप सही नहीं पता कर सकते अगर आपको एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अब गिवन कंडीशन कैसे निकालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मास होता है 40, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। कार्बन का मास होता है 12, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। 3 ऑक्सीजन का मास होता है 48, डायरेक्ट लिख लिया। 3 एक का मास 16 होता है। सबको प्लस कर लोगे आंसर आ जाएगा 100 ग्राम। अच्छा, अब सवाल में हमारे पास जो भी रिलेशन है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे सवाल में कोई काम नहीं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कोई घास भी नहीं डालेंगे, कोई इज्जत भी नहीं देंगे, ठीक है। कैल्शियम का मास होता है 40, अगले आइटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। ऑक्सीजन का मास होता है 16, प्लस कर लो दोनों को, कितना हो गया ये 56 ग्राम। अब ये गिवन कंडीशन आ गई है हमारे सवाल की। इक्वेशन के मुताबिक अगर मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये मेरी गिवन कंडीशन है। यहां तक बात समझ में आ गई। जी सर। जी सर। सर ये क्वेश्चन दोबारा से बता दे। बेटा इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशन है, सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन के दो हिस्से करने होते हैं, एक गिवन और एक रिक्वायर्ड। गिवन आपको इक्वेशन से मिलता है, कैसे मिलेगा, आप जो भी आपके पास इक्वेशन में सब्सटेंसेस हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस निकाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का निकाला 100 आया, कैल्शियम ऑक्साइड का निकाला 56 आया, क्योंकि मेरा सवाल कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में सॉल्व हो रहा है इसलिए। अब 100 ग्राम यानी कि सवा, अब इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि भाई 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इज दैट क्लियर। जी सर। जी। ठीक। अब रिक्वायर कंडीशन क्या है, प्रोड्यूस फ्रॉम 150 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मालूम क्या करना है, 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपके पास होगा, ठीक है, अगर 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। क्या कहा सवाल में, कैलकुलेट दी मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बताओ कितना बनेगा जब आप 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल करें। बात समझ में आ गई। जी सर। जी सर। नहीं, ये वाली बात समझ में नहीं आई सर। बेटा सवाल में लिखा है कैलकुलेट दी मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मास मालूम करना है जो कि 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा। ये रहा 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और आपको मास मालूम करना है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो इन दो चीजों का आपस में रिलेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड फिलहाल हमारी कंसिडरेशन से बाहर है। ये जो आपने ऊपर काम किया ये आपने गिवन निकाला है, क्योंकि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको गिवन वैल्यू तो होनी चाहिए ना। अगर आपको गिवन वैल्यू नहीं होगी तो आप रिक्वायर वैल्यू कैसे निकालोगे। तो रिक्वायर वैल्यू तो क्वेश्चन की इन वर्डिंग्स में होती है, गिवन वैल्यू आप इक्वेशन से निकालते हो। ये हुआ है बेटा। जी सही। सर। अच्छा अब क्या है, अच्छा अब जो यहाँ मेथड हम यूज करने जा रहे हैं बेटा, वो मेथड है यूनिटी मेथड। क्या कहलाता है ये, यूनिटी मेथड। साइंस में यूनिटी का मतलब होता है वन। इस मेथड में हम करते क्या है, इसमें हम अपनी जो भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, उस कैलकुलेशन को हम वन बना देते हैं, किसी तरीके से हम वन बना देते हैं। अब ये बात हम जानते हैं कि वन से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है घूम के आंसर वही आ जाता है।
हम क्या करते हैं, हम इसको अपनी बेसिक कैलकुलेशन को 1 बना देते हैं, जो भी चीज उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उसी के रिलेटेड आ जाता है। इसको कहते हैं यूनिटी मेथड। अब ये किस तरीके से होता है, इसके अंदर 3 स्टेप्स होती हैं। यूनिटी मेथड में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप पे हम गिवन कंडीशन लिखते हैं जो भी है हमारे पास। क्या है गिवन कंडीशन, ये कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, इक्वल टू के बाद लिखेंगे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। हमने ये वाली बात, ये जो गिवन कंडीशन थी, ये लफ्जों में लिखी। समझ गए? ये स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप था ये। जी सर, सर, एक आ दफा गए। जी सर, आ गया। बताइएगा। क्या सर, एक दफा रिपीट करिएगा। बेटा, मैंने गिवन कंडीशन जो है ना, ये वाली गिवन कंडीशन, इसको लफ्जों में लिखा है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, ये लिखा है सिर्फ लफ्जों में। ठीक है, ठीक है सर। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यूनिटी मेथड है, तो हमें अपनी बेसिक क्वांटिटी जो गिवन क्वांटिटी है उसको 1 के बराबर लाना पड़ेगा। 1 के बराबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। 1 के बराबर लाने के लिए क्या, अब यहाँ पर मैं इक्वेशन सेंटेंस को अपने चेंज करूंगा। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 अपॉन 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ये मैंने यूनिटी के लिए काउंटिंग बना ली। पहले 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा था 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन मैंने अब क्या किया, मैंने 100 ग्राम के लिए नहीं पता करना है, मैंने तो 1 ग्राम के लिए पता करना है। भाई मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम है, अब बताओ कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा? तो भाई वो 56 अपॉन 100 बनेगा। अब अगर किसी को ये रिलेशन याद नहीं रहता ना, तो ऐसे याद कर लो कि जो पहला सेंटेंस है ना, वो पहले सेंटेंस में जो नंबर पहले आ रहा है उसे नीचे लिखेंगे, जो नंबर बाद में आ रहा है उसे ऊपर लिखेंगे। कभी अगर कबर्ड वबर्ड सेट करने अम्मी कहती होंगी और वो सारे कपड़े तय लगाकर वो दे देती होंगी, वो आपको दे देती होंगी, तो जो कपड़े आप पहले कबर्ड में रखेंगे वो नीचे होंगे, और जो कपड़े आप बाद में कबर्ड में रखेंगे ऑब्वियसली वो कहाँ जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। ठीक है। अब हमारे पास ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरे और आखिरी स्टेप में आंसर आ जाता है। अब तीसरे स्टेप में आती है रिक्वायर कंडीशन। रिक्वायर कंडीशन कितने पे बेटा मुझे? 150 पर है ना। 150 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 अपॉन 100। क्या गया यूनिटी के लिए? मैंने कहा है ना, यूनिटी से जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो रिवर्स होकर आंसर उसी से रिलेटेड आ जाता है। अब हम मुझे मल्टीप्लाई करना है 150 से, तो अब इनको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज 84 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये आया फाइनल आंसर। अब समझ में आया? जी सर। जी सर। इस पूरे सवाल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोग बाद में इसको मंजिल बनाकर कर सकें। सर, ऊपर करिएगा 2 मिनट। नहीं नहीं सर, नीचे नीचे आंसर। स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए आप लोग वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो जब अपलोड हो जाती है तो आप लोग वीडियो में जाकर भी स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, जी स्क्रीनशॉट्स ले सर। सकते हैं। कि ये इतनी क्लियर मैं पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ कि आपको वीडियो ब्लर होने का मसला तो कहीं नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, अगला जो मेरे पास रिलेशन है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैं उसका एक सवाल करवा रहा हूँ। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप।
इसको समझने के लिए पहले एक डेफिनेशन समझ लीजिए मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 1 मोल ऑफ अ गैस at STP is, बल्कि ऐसे ये लिखना थोड़ा गड़बड़ हो गया, the volume of 1 mole of a gas is always equal to the 22.4 dm3। बेटा हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं और बड़ी बेसिक सी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मास है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, मोल है और आर की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज और इनसे रिलेटेड जो यूनिट्स है ना वो आपको याद होनी चाहिए। अब मास कहीं अगर आप नहीं पहचान पा रहे कि मास है या क्या है, आप यूनिट देखो, अगर ग्राम या किलोग्राम है तो मास ही होगा। वॉल्यूम है तो ml, लीटर, डीएम क्यूब, सीएम क्यूब, इनमें से कोई होगा। प्रेशर है तो एटीएम होगा या टॉर होगा या होगा। टेम्परेचर है तो केल्विन या सेंटीग्रेड होगा। मोल का यूनिट MOL होता है। आर का यूनिट ATM डॉट डीएम क्यूब पर मोल केल्विन होता है। तो ये तो कोई मतलब मुश्किल वाली बातें नहीं है ना, ये इतनी चीजें तो याद रख सकते हो। असल में यहाँ जो बात मैं कर रहा हूँ ये है कि एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है हमारे पास। और वो स्टैंडर्ड क्या है बेटा? तो स्टैंडर्ड ये है कि किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है ना, किसी भी गैस का 1 मोल, उसमें हमें, और वो 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, किसी भी मोल का जो 1 मोल का जो गैस होता है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 22.4 डीएम क्यूब होता है STP पर। ठीक है। STP क्या होता है? STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ये लफ्ज याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। इसकी वैल्यूज भी याद रखना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 टॉर के बराबर होता है। अब अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि STP है, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू ही असल में आपको बता रहा है। वो अलग से आपको 0 या 760 या 1 एटमॉस्फेयर नहीं लिख के दे रहा, वो आपको STP कह रहा है। तो आप ये वैल्यू याद रखो भाई। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर होता है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर दुनिया जहान की कोई सी भी गैस ले आओ, अगर उस गैस में 1 मोल है, उस गैस का जो मतलब क्वांटिटी है उस गैस की वो 1 मोल है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो हमेशा 22.4 डीएम क्यूब ही होगा। इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ये समझ में आया? सर एक दफा रिपीट करें। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर और 760 टॉर, इस वैल्यू को पहले तो आप याद रख लीजिए। मोलर वॉल्यूम ये कहता है कि दुनिया जहान की कोई सी भी गैस हो, अगर उसकी क्वांटिटी 1 मोल है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर उसका वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब होगा। इससे ज्यादा या इससे कम इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर नहीं हो सकता वॉल्यूम। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जी सर। सर जी।
सर वो जो आपने कल एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो वो करवाए थे ना न्यूमेरिकल्स, उसमें भी एक जो है वो एसटीपी वाला था, तो हाँ, वो वहाँ करवा दिएगा थोड़ा सा। वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू पुट करनी है बेटा। यानी कि मैं भी वो पीवीएनआरटी वाला होगा, मैं समझ गया आपका। वो पीवीएनआरटी वाला न्यूमेरिकल होगा, वो थोड़ा सा पीवीएनआरटी करोगे तो समझ में आ जाएगा चैप्टर 2 का। ठीक है ना। बाकी मैं इसके सॉल्यूशंस भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तमाम न्यूमेरिकल्स की, तो जैसे ही वो हो जाता है इंशाल्लाह मैं वो भी दे दूंगा, तो और ज़्यादा मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, पोलर वॉल्यूम से रिलेटेड? बेटा मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके दो मेथड्स होंगे सॉल्व करने के, मैं दोनों लिख दूंगा फिलहाल समझाने के लिए, फिर आपको जो आसान लग रहा हो आप वो यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस, NH3 गैस का वॉल्यूम मालूम करें एट STP। कब मालूम करें? STP पर। प्रोड्यूस फ्रॉम 27 dm cube of H2 gas in the following reaction। एक रिएक्शन हो रहा है, अब रिएक्शन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। N2 plus 3H2 will make 2NH3। सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा है? आपको कह रहा है वॉल्यूम मालूम करो NH3 की। अच्छा, इसको सॉल्व करने का भी मेथड वैसे ही है जैसे मास मास रिलेशनशिप का था। तो अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ मोल मेथड। सॉरी, मैं अभी यूज कर रहा हूँ यूनिटी मेथड। पहले यूनिटी से करवा देते हैं आपको, फिर मोल से करवा देते हैं। यूनिटी मेथड में यूज कर रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, इसमें आपको पता है कि दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है गिवन और एक होती है रिक्वायर, है ना। अच्छा, अब जरा गिवन और रिक्वायर कंडीशंस में देखना क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3, मालूम करने कह रहे हैं NH3 का वॉल्यूम एट STP पर प्रोड्यूस फ्रॉम 27 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की वैल्यू दी हुई है 27 dm क्यूब इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। अभी मैंने रिक्वायर कंडीशन तो सवाल से देख के लिख ली, गिवन कंडीशन हमेशा याद रखना इक्वेशन से आती है। अच्छा सर, इक्वेशन से अब किस तरीके से? देखो, इक्वेशन में n के साथ जो कोफिशिएंट है, n के साथ अभी यहाँ पर कोई नंबर नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब n जो है यहाँ पर वो 1 मोल है। हाइड्रोजन के साथ मुझे कितना नंबर नजर आ रहा है? 3 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 3 मोल है। अच्छा, अमोनिया के साथ मुझे यहाँ पर कितना मोल नजर आ रहा है? 2। तो यहाँ पर अमोनिया के साथ नंबर क्या है? 2 मोल। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब सर ये आपने इक्वेशन कैसे बनाई है? बेटा ये इक्वेशन सवाल में गिवन आती है। आती है? सर ये दोबारा इक्वेशन ना दोबारा समझा दें। बेटा इक्वेशन सवाल में गिवन आती है, इसमें समझाऊं क्या? जी सर। जवाब देंगी आप सुबह? जी सर, सही समझ में आ गई। सही। अच्छा, अब देखिए ये तो आपके पास एक मोल के हिसाब से आ गया। अब सवाल ये कि सर मुझे तो सॉल्व जो है वो वॉल्यूम के लिए करना है, मोल के लिए थोड़ी करना है। तो बेटा कोई इशू वाली बात थोड़ी है। अभी तो आप मोलर वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ कर आ रहे हो कि 1 मोल गैस STP पर 22.4 dm क्यूब के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम यूनिटी मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने मोल गैस के हैं ना उतना DM क्यूब ले लेंगे, 3 DM क्यूब
अब यहाँ पर गैस के कितने मोल है 2, तो ये ले लेंगे 2 DM। जितने मोल दिए हुए हैं सवाल में उतना ही DM³ ले लेंगे। ठीक है, आगे चलूं। अब सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल सॉल्व करने का बेटा अगेन तरीका वही है, हमें यूनिटी मेथड अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारे पास होता है गिवन कंडीशन, हम लिखते हैं पहले स्टेप में ना। क्या है गिवन कंडीशन, 3 DM³ ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसेस 2 DM³ सॉरी 3 DM³ ऑफ हाइड्रोजन, 3 DM³ ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 DM³ ऑफ अमोनिया, अमोनिया के 2 DM³। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें सवाल सॉल्व करना है सर, यूनिटी लानी पड़ेगी। यूनिटी लाने के लिए क्या करेंगे, 1 DM³ ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2/3 DM³ ऑफ अमोनिया, अमोनिया के 2/3 DM³ हो गए। जो पहले आएगा वो नीचे जाएगा, जो बाद में आएगा वो ऊपर आएगा। निकालना कितने पर है मुझे, निकालना है मुझे 27 DM³ पे, ये रहा। तो 27 DM³ ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 27 DM³ ऑफ अमोनिया। तो बेटा ये हमारे पास आ गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 27। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 18 DM³ ऑफ अमोनिया। अच्छा, इस सवाल में ना एक मर्तबा जो पहला वाला जो स्टेप है, यानी कि ये वाला पहला स्टेप, अगर ये आप पहला स्टेप सही बना लेना तो पूरे सवाल में कोई गलती नहीं होती। लेकिन अक्सर बच्चे गलती पहला स्टेप बनाने में ही कर देते हैं, और अगर पहला स्टेप गलत हो गया तो आगे आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। तो पहले स्टेप में कंफ्यूजन ये रहती है सर कि अक्सर बच्चों को कि सर किस वैल्यू को इक्वल टू के पहले रखें, किस वैल्यू को इक्वल टू के बाद रखें। बेटा ये गिवन और रिक्वायर कंडीशन बनाना, पहले गिवन और रिक्वायर कंडीशन बनाना। अब यहाँ पर रिक्वायर कंडीशन देखो, रिक्वायर कंडीशन किसकी है, अमोनिया की है ना। तो इसका मतलब जो भी अमोनिया की वैल्यू आएगी वो इक्वल टू के बाद जाएगी, और जिससे भी आप मालूम कर रहे हो वो इक्वल टू के पहले आएगी। मालूम करने वाली चीज इक्वल टू के बाद, और जिसकी वजह से मालूम हो रहा है वो इक्वल टू से पहले। इसको ऐसे कर सकते हैं। आगे चल रहा हूं। अब अच्छा, मैं एक और मेथड भी यूज कर लेता हूं, ये है मोल मेथड, जिससे इसको सॉल्व किया जा सकता है। आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। मैं अमूमी तौर पर अगर मेरी बात करो तो मैं पहला वाला ही यूज करता हूं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को भी मैंने पहला वाले यूज करते हुए देखा है, क्योंकि सेकंड वाले में थोड़ा सा मसला है। लेकिन एज ए टीचर मुझे तो खैर बताना सब कुछ ही पड़ेगा। वही वाला सवाल है, सवाल चेंज नहीं कर रहा, सारी कंसिडरेशन पहले वाली ही है, बस मेथड दूसरा अप्लाई कर रहा हूँ सॉल्व करने का। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगेन देखो गिवन कंडीशन होती है और रिक्वायर कंडीशन होती है। तो गिवन कंडीशन क्या है कि भाई 3 मोल जो है मेरे पास वो हाइड्रोजन है, और 2 मोल जो है मेरे पास अमोनिया है। अच्छा, सवाल चूंकि एसटीपी पर दिया हुआ है, तो एसटीपी पर हमें पता है कि 1 मोल गैस 22.4 DM³ के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4, और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4। तो 3 से जब 22.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाता है 67.2 DM³, और यहाँ पर आ जाता है 44.8 DM³। असल में आपकी गिवन कंडीशन ये है 67.2 DM³ वाली।
आपको रिक्वायर कितने पर है वो इसके नीचे लिख लीजिए। रिक्वायरमेंट कंडीशन में कह रहे हैं कि भाई 27 डीएम क्यूब हाइड्रोजन होगा तो कितने आपके पास अमोनिया बनेगा, आप ये बता दें। तो तरीका अभी भी सेम आ जाएगा, बस सिर्फ यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन का, यहाँ पर हमने अजम्पशन क्या ली थी कि जितने मोल है उतने डीएम क्यूब है। यहाँ पर अजम्पशन हमने बदल दी, हमने मोल की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके डीएम क्यूब निकाला है। बस ये फर्क है, बाकी तरीका तो सेम ही रहता है। पहला स्टेप क्या है, हमें यूनिटी मेथड अप्लाई कर रहे हैं अब हम। तो पहले स्टेप में गिवन कंडीशन लिखते हैं। गिवन कंडीशन क्या है भाई, देखो इक्वल, ये मुझे अमोनिया के नीचे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, तो इसका मतलब अमोनिया जो है वो इक्वल टू के इस तरफ आएगा और हाइड्रोजन के बारे में जो भी बात है वो इक्वल टू के इस तरफ आएगी। तो मैं लिख लेता हूँ 67.2 डीएम क्यूब हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस। इतने डीएम क्यूब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है 44.8 डीएम क्यूब अमोनिया, इतने अमोनिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, 1 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस। अब जो चीज पहले लिखी होती है आपको पता है कि वो ऊपर आती है और जो चीज नीचे बाद में लिखी होती है वो नीचे आती है। 67.8 और 44.8 ऊपर आ जाएगा, सॉरी 67.2 है। सिक्सटी सेवन पॉइंट टू। अच्छा, अब मुझे तीसरे स्टेप में जो हमारी रिक्वायर कैलकुलेशन होती है वो 27 पे हो रही है, तो हमने 27 पे निकालना है। 27 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 44.8 डिवाइडेड बाय 67.2 मल्टीप्लाई बाय 27। इन सबको भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर 18 डीएम क्यूब ही आएगा। अब आप लोगों की चॉइस है, आप लोग जो सा तरीका यूज करना चाहें आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं तो पहला वाला यूज करता हूँ और मैंने स्टूडेंट्स को भी पहला वाला ही यूज करते हुए देखा है। इज दैट क्लियर यू ऑल? जी सर थोड़ा सर। सा नीचे कर, ऊपर करिए, नीचे करिएगा। अब तीसरी जो टाइप है स्टैक्योमेट्रिक न्यूमेरिकल्स की वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्योंकि ये बड़ी भी है और पेपर में ज्यादातर यही आती है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ये मास वॉल्यूम मास मास रिलेशनशिप में फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन मेरे पास ऐसी है, जैसे लिखा हो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O और एरो के बाद लिखा हुआ हो 2NaHCO3। अब इसमें जब मैं गिवन कंडीशन निकालूंगा तो मैं इन सबको क्या करूंगा, इन सबके पहले मासेस को प्लस कर लूंगा। सोडियम का मास होता है 23, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 3 ऑक्सीजन का होता है एक कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48। प्लस कर लो इन सबको तो ये हो जाता है 24, ये हो जाता है 84। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 2, तो ये 84 ना 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये है असल में गिवन कंडीशन 168। 84 गिवन नहीं है, ठीक है ना। जब ये नंबर लिखे हुए होते हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये बात मैंने तुम लोगों को इधर नहीं बताई थी, अब बता दी है, ठीक है ना, इसे याद रखना।
अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का भी एक सवाल देखो। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होगा बेटा, एक मास होगा, एक वॉल्यूम होगा। अच्छा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में हम मास को कन्वर्ट करते हैं मोल में, फिर मोल से मोल की कन्वर्जन करते हैं, और फिर मोल से कन्वर्ट कर लेते हैं तीसरे स्टेप में वॉल्यूम पे। अच्छा, ये सवाल उल्टा भी आ सकता है, वॉल्यूम से उल्टा होकर ये मोल बन जाए, अगर मतलब मास वॉल्यूम में आपसे ये जो मैंने ऊपर वाला जो एरोज बनाए हैं, ये ऊपर वाले एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको मास दिया हुआ हो और आपको वॉल्यूम फाइंड करना हो। ठीक है, नीचे वाले एरोज क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो और आपको मास फाइंड करना हो। ये दोनों तरीके से सवाल आ सकता है। ठीक है, अब मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उससे बात समझ में आएगी कि किस तरीके से होगा। ये सवाल आया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ oxygen gas at STP produced from 12.25 सर जी। सर एक बात पूछनी थी कि जब एक चीज मतलब जैसे मास में है तो उसको मास में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? मोल में तो मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मोल में, मास को मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, मोल को मोल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, मोल से मोल की कैलकुलेशन करते हैं। मैंने बोलते वक्त यही जुमला इस्तेमाल किया है कि मोल से मोल की कैलकुलेशन होगी, कन्वर्जन नहीं है। हाँ, मास से मोल कन्वर्ट हो रहा है जरूर। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब यहाँ देखो, इक्वेशन है KClO3 decomposes into KCl plus O2। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है, जरा देखो आके, कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, इसका वॉल्यूम मालूम करो, प्रोड्यूस फ्रॉम 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3, इसका मास दिया हुआ है। तो एक मास है, एक वॉल्यूम है, तो हो गया ना मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में। अब देखो सॉल्यूशन किस तरीके से है। सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या है, हमें मास को कन्वर्ट करना है मोल में। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या है, हमें मास को कन्वर्ट करना है मोल में। अच्छा, एक बात बताओ, इस सवाल में मास किस चीज का गिवन है जिसे मोल में कन्वर्ट करूं? KClO3। KClO3। KClO3 का मास गिवन है। ठीक है, वेरी गुड। फॉर्मूला क्या है मोल में कन्वर्ट करने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, KClO3 का मास भी तो चाहिए होगा। अच्छा, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लूँ, 2KClO3 2KCl प्लस 3 हो। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W क्या है बेटा, 12.25, गिवन मास आ गया। मॉलिक्यूलर मास यहाँ साइड में निकाल देता हूँ KClO3 का, क्योंकि डिवाइड में अपॉन में मॉलिक्यूलर मास आता है ना। तो KClO3, पोटेशियम का मास होता है 39, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। क्लोरीन का मास 35.5, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। 3 ऑक्सीजन का मास 48। इन तीनों को प्लस कर रहा हूँ तो मुझे आंसर जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है 122.5।
चाहो तो कैलकुलेटर से कर लो। अच्छा एक बात और देखो, इस 122.5 को ना 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से भी। मैंने क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 2 से मल्टीप्लाई करने का बताया था, यहाँ पर आ गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, यही बताया था कहीं, हाँ यहाँ बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो 2 आ जाता है तो, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, यहाँ पर अगर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो 2 मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा, और मोल में हमेशा डिवाइड जब करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल के मास से करते हैं, 2 मॉलिक्यूल के मास से नहीं करते। ये बात तो फिक्स है, ठीक है ना? तो इट इज 122.5। ये वाली बात मेरी समझ में आ गई सबको? ये वाली बात समझ में आई जो मैंने अभी कही? जी सर। जी सर। अब जब मैंने 122.5 को n के नीचे पुट करके डिवाइड किया तो n का आंसर आ गया 0.1। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया मेरे पास। अब आता हूँ दूसरे स्टेप पे। सर एक मिनट ऊपर करिएगा स्क्रीन। बेटा स्क्रीनशॉट हाथ के हाथ लिया करो, वरना रिकॉर्डिंग में जाके ले लिया करो। मोल टू मोल कन्वर्जन है दूसरे स्टेप में। ये रहा हमारा दूसरा स्टेप, मोल से मोल की कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, अच्छा मोल से मोल की कन्वर्जन करने के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए सबसे पहले तो। KClO3 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। ये 2KCl तो बस मैं ऐसी आर्टिफिशियली लिख रहा हूँ, मतलब इसका कोई काम काज नहीं है पूरे सवाल में। इसको बस लिख रहा हूँ दिल के बहलाने को, गालिब ख्याल मगर अच्छा है वाली बात होती है ना, तो इसको सिर्फ दिल के बहलाने के लिए लिखा जा रहा है और कुछ बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मुझे मोल चाहिए। मैंने KClO3 का मोल निकाला है जो जो इस मास का है, जो मास सवाल में मुझे गिवन है उसके मैंने मोल निकाल दिए हैं। तो आपको पता है यहाँ पर भी मैं यूनिटी मेथड अप्लाई कर रहा हूँ और मैं गिवन और रिक्वायर कंडीशन देखना चाह रहा हूँ। गिवन कंडीशन क्या है कि 2 मोल अगर KClO3 होता है तो वो 3 मोल ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, KCl बेकार है मेरा, इसको इसके साथ कुछ नहीं करना। अब रिक्वायर कंडीशन क्या है, क्योंकि सवाल में मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास रिक्वायर है 0.1 मोल। ठीक है ना, सवाल में मुझे पता है कि 0.1 मोल मेरे पास रिक्वायर है, तो 0.1 मोल KClO3 जो है वो कितना ऑक्सीजन बनाएगा ये पता करना है मुझे। ये बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। आगे चलते हैं। अब यूनिटी मेथड क्या कह रहा है कि भाई जो मालूम करना होता है वो इक्वल टू के इधर होता है, यानी ऑक्सीजन इधर रहेगा और KClO3 इधर रहेगा। सही है ना? अब देखो कैसे लिखेंगे। 2 मोल KClO3 produces 3 मोल ऑक्सीजन। उसके बाद यूनिटी के लिए काउंटिंग बनाएंगे। 1 मोल KClO3 प्रोड्यूसेस 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। निकालना कितने पर है? 0.1 पर है। 0.1 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। इन लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर बताइएगा जरा बेटा। 0.15। आंसर आया मेरे पास 0.15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट हो गए, क्योंकि जब तक मैं ऑक्सीजन के मोल नहीं निकालता मैं आगे सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकता था। मेरे लिए मजबूरी थी ऑक्सीजन के मोल्स निकालना। अब ये दूसरा स्टेप भी मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे स्टेप की जानिब। तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास? मोल टू मोल। सॉरी, मोल टू वॉल्यूम। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है? मोल टू वॉल्यूम। तो अपना माइक बंद करेंगी आप बेटा? मोल टू वॉल्यूम तीसरा स्टेप है।
अच्छा, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, हम ये मोलर वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज करेंगे जो आपको बताया था ना कि 1 मोल गैस एसटीपी पर 22.4 डीएम क्यूब देती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये सवाल भी एसटीपी पर ही है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 डीएम क्यूब होगा। लेकिन मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन तो है ही नहीं सर, 0.5 है बेटा, कोई बात नहीं, यूनिटी के लिए काउंटिंग तो बनी हुई है ना। तो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है? 3.36। 3.36 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपको निकालना है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स। अच्छा, अब ये जो 1991 का है ये स्टेक्योमेट्री से रिलेटेड ज़रा नहीं है इतना, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं 1993 का एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले तो डेटा के ऊपर आ जाते हैं। डेटा में इसके डेटा को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हमने इक्वेशन लिखी है सबसे पहले। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नहीं दी हुई चाहिए थी ना। इक्वेशन लिख ली, Zn प्लस H2SO4 will make ZnSO4 plus H2. What amount of H2SO4 will be required to convert 6.54 gram zinc completely into zinc sulfate? ठीक है, and hydrogen gas according to the following reaction. अब मेरे पास दो कंडीशंस होती हैं बेटा, अगेन एक गिवन और एक रिक्वायर। अच्छा, अभी जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया था उसमें एक चीज रिएक्टेंट साइड पर थी, एक चीज प्रोडक्ट साइड पर है। इसमें जो भी कैलकुलेशन है ना वो रिएक्टेंट साइड पर ही है। जरा देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि H2SO4 की अमाउंट बतानी है। अमाउंट का मतलब मास ही होता है, ठीक है ना। टू कन्वर्ट 6.54 ग्राम ऑफ जिंक, जिंक हमारे पास कितना है 6.54 ग्राम, इतने जिंक के साथ कितना सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करूंगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, कितना जिंक सल्फेट बनेगा ये है। अब गिवन कंडीशन क्या है, जिंक का मास होता है 65 ग्राम्स, सल्फ्यूरिक एसिड का मास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 98 ग्राम्स होता है, ठीक है। पेपर में आपको एटॉमिक मासेस दिए हुए होंगे, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन वैसे ही होगा बेटा, यूनिटी मेथड। अच्छा एक बात बताओ, सवाल पढ़ के अंदाजा हो रहा है कौन सा रिलेशन है, मास मास है, मास वॉल्यूम है, या वॉल्यूम मास है? मास वॉल्यूम, मास मास है। मास 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 है। मास। वेरी गुड, क्योंकि मास दिया हुआ है और मास ही पूछा हुआ है। वॉल्यूम वॉल्यूम में वॉल्यूम दिया होगा, वॉल्यूम ही पूछा हुआ होगा। मास वॉल्यूम में मास दिया होगा, वॉल्यूम पूछेगा। वॉल्यूम वॉल्यूम मास में वॉल्यूम दिया होगा, मास पूछेगा। तो यूनिटी मेथड अगर अप्लाई करें तो जो चीज इक्वल टू के, जो चीज क्वेश्चन मार्क वाली होती है वो इक्वल टू के एक तरफ होती है, इधर आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और जो चीज दोनों पता होती है यानी गिवन रिक्वायर, वो इक्वल टू की इस तरफ होते हैं, यानी जिंक इधर आएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं 65 ग्राम जिंक। अच्छा, यहाँ मैं लफ्ज लिखूंगा रिक्वायर, यहाँ प्रोड्यूस मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर जिंक को जरूरत है ना सल्फ्यूरिक एसिड की भाई। पिछले सवालों में मैं प्रोड्यूस प्रोड्यूस इसलिए लिख रहा था क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की बात हो रही थी। तो इतना रिएक्टेंट इतना प्रोडक्ट बनाएगा, इतना रिएक्टेंट इतना प्रोडक्ट बनाएगा, इतना रिएक्टेंट इतना प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए मैं प्रोड्यूस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जिंक को जरूरत है सल्फ्यूरिक एसिड की, क्योंकि दोनों चीजें रिएक्टेंट साइड पर ही है, प्रोडक्ट साइड का तो कोई जिक्र ही नहीं है इधर, तो इसलिए यहाँ पर लफ्ज आएगा रिक्वायर, ठीक है ना। 65 ग्राम जिंक रिक्वायर 98 ग्राम
सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर 1 ग्राम जिंक रिक्वायर 98 अपॉन 65 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट स्टेप कितने पे निकालना है? 6.54 पर ना। 6.54 ग्राम जिंक रिक्वायर 98 अपॉन 65 मल्टीप्लाई बाय 6.54। बेटा आंसर बताइएगा जरा। नाइन पॉइंट एट सिक्स 9.86। 9.86 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गई बेटा यहाँ तक बात आप लोगों को? जी सर। तो बस ये न्यूमेरिकल्स आज मुझे करवाने थे आप लोगों को तीनों, तो मैंने करवा दिए, एक एक्स्ट्रा ही करवा दिया, बल्कि पूरा मैंने आपको इसकी थ्योरी दे दी है। अब आप लोगों का काम है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इन पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को करते जाएं। बेटा आप लोगों की क्लास अब थर्सडे वाले दिन होगी, 3 या 4 दिन का टाइम है। मैं फिर कह रहा हूँ ये न्यूमेरिकल्स तुम लोगों को उसी सूरत आएंगे जब इनकी प्रैक्टिस करोगे। अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली तो ये न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे बेटा। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो मुझसे 25 बार भी पूछते रहोगे ना, तब भी ये न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले। और एक बात याद रखना कि मुझे जो बच्चा काम करते हुए नजर आएगा ना, मैं मदद भी उसी की करूँगा। क्योंकि जो बच्चा काम कर रहा होगा ना, वो उसका उसके बारे में पता चलता है, वो क्लास में जवाब भी देता है, वो क्लास में ब्लैंक नहीं बैठा हुआ होता, और उसको कहीं वो फंस रहा होता है ना, तो वो बार बार पूछता है सर ये हो गया आप क्या करें, सर ऐसा हो गया वैसा क्या करें, वो पता चलता है। और जिसकी तरफ से मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा होगा ना कि उसने कोई काम वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस का और लॉकडाउन का फुल मजे ले रहा है, बेटा वो मुझसे किसी किस्म की हेल्प की तवक्का ना रखे, माजरत के साथ। ठीक है, तो ये हमारे सारे सवालात हो गए हैं। इनकी रिकॉर्डिंग मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, यूट्यूब पे, तो रिकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा।